हेलो एवरीवन, हम एनसीईआरटी की सामाजिक अध्ययन कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा क्लास 6 का हमारे अतीत भाग 1 का यूनिट 1 अध्याय 1, जिसमें सबसे पहले हमने जाना कि सहायक नदियाँ कौन सी होती हैं। उसके बाद हमने जाना कि जो उपमहाद्वीप है उसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा क्यों की जाती थी और वो यात्राएं कैसी रहती थी, और इंडिया शब्द इंडस से निकला है और इसके अलावा इसके क्या क्या नाम है और कहाँ कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ। इसके बाद हमने पांडुलिपि, अभिलेख, ये सब पढ़ा, पुरातत्वविद कौन होती हैं ये सब, और इसके अलावा कि एडी और बीसी की फुल फॉर्म क्या है और रोसेटा को जो जगह है, कस्बा है, वो क्या है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अध्याय 2। अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे सबसे पहले आखेटक खाद्य संग्रहक। इनके नाम से ही जैसे कि स्पष्ट हो रहा है कि खाद्य संग्राहक थे और आखेटक मतलब शिकारी थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर ही इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। मछलियाँ या चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठे किया करते थे, वह जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे। तो आखेटक खाद्य संग्रह क्या था कि ये खाने की चीज़ों का संग्रह करते थे शिकार के द्वारा। ठीक है, और खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, कभी भोजन की तलाश में तो कभी शिकार की तलाश में, तो कभी मौसम के कारण इन्हें यहाँ से वहाँ जाना पड़ता था, और कभी कभी पानी की तलाश में। पुरातत्वविदों को पत्थरों, लकड़ियों व हड्डियों के औजार मिले हैं। इनमें से कुछ औजारों का प्रयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ मांस काटने के लिए, कुछ का हथियार बनाने में किया जाता था। जब पुरातत्वविदों ने खोज की तो उन्हें पत्थर और लकड़ियाँ और जो हड्डियाँ हैं, इन तीनों के औजार मिले हैं। और इनमें से जो कुछ औजार हैं, कुछ तो हैं कि फल फूल काटने के लिए, कुछ हड्डियाँ मांस काटने के लिए, और कुछ का हथियार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। आखेटक खाद्य संग्राहकों के पुरास्थल मिले हैं। ठीक है, पुरास्थल होते हैं ऐसी जगह जहाँ पर औजार, बर्तन, इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, बचे हुए चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, उन्हें पुरास्थल कहा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका एक पुरास्थल है और यह जो आज का मध्य प्रदेश है वहाँ पर है। और यहाँ जो भीमबेटका है, गुफाएं और कंदराएं मिली हैं, और जो ये गुफाएं हैं नर्मदा घाटी के पास हैं। वे बारिश व धूप व हवाओं से राहत पाने के लिए यहाँ रहते थे। कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो जो आखेटक खाद्य संग्राहक है इनका पुरास्थल भी मिला है। ये गुफाओं कंदराओं में रहते थे। भीमबेटका नाम जगह पर ये मिली है जो कि मध्य प्रदेश में है और नर्मदा घाटी के पास है। और ये यहाँ इनके एक कुरनूल गुफा मिली है जिसमें राख के अवशेष भी मिले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं पुरा पाषाण काल के बारे में। पुरा मतलब प्राचीन, पाषाण मतलब पत्थर, ठीक है, काल मतलब समय। प्राचीन पाषाण पत्थर, यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल के दौरान माना जाता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, पुरा पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड क्या है, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। अब ये था पुरा पाषाण काल। अब है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल मतलब इसे मेसोलिथ के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में क्या था कि ना, जो चेंजेस बहुत ज़्यादा हुए प्राकृतिक रूप से, पर्यावरणीय बदलाव हुए, और उसका टाइम था 20 लाख से 12,000, और इसका है 12,000 से 10,000 साल पहले तक। ठीक है, पहले ये पुरा पाषाण आया, फिर मध्य पाषाण आया। पाषाण काल के 3 भाग है ना, पहला पुरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण और तीसरा होगा नव पाषाण। तो जो ये मध्य पाषाण है इसको मेसोलिथ भी कहा जाता है। और इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। और कौन कौन से मेन औजार मिले हैं यहाँ से, हसिया, आरी, ये तो नई चीज़ें मिली हैं, और जो पूरा पाषाण काल वाले औजार थे वो भी इस काल में बनाए गए। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं नव पाषाण काल, जिसका लगभग 10,000 साल पहले से शुरुआत हुई। तो हमने 3 काल पढ़े, पहले पूरा पाषाण था 20 लाख से 12,000, और मध्य था वो 12 से 10, और जो नव पाषाण है वो 10 साल पहले से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अब बात करते हैं कृषि की। उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ,
धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने बटोरना शुरू कर दिया होगा और धीरे धीरे उन्होंने अनाज खुद पैदा करना शुरू कर दिया होगा और धीरे 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 ऐसे वो कृषक बन गए होंगे। ये सब हमें एनसीईआरटी की बुक में मिलता है। एनसीईआरटी की बुक हर एक एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है और यहाँ पर हर एक मेन बात वहाँ से उठाई गई है और कुछ वाक्य, कुछ लाइनें सेम टू सेम एज इट इज़ उतारी गई हैं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो और ये ना लगे कि कुछ छूट गया है। ठीक है। और पशुपालन के बारे में बात करें तो यहाँ पर जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया जाता था वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था, मतलब कुत्ते का जंगली पूर्वज था। और धीरे धीरे फिर उन्होंने क्या पालना शुरू किया, बकरी, गाय, सूअर, और ऐसे ही धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। ऐसे ही वे धीरे धीरे कृषक बने थे, बीज बटोरना शुरू किया, पैदा करना शुरू किया। ऐसे ही धीरे धीरे वो बकरी, गाय, सूअर जैसे ये कुत्ते सब पालने लगे, धीरे धीरे पशुपालक बन गए। अब है बसने की प्रक्रिया। बसने की प्रक्रिया होती है लोगों द्वारा पौधे उगाने व जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। अपनाए गए ये पौधे या जानवर अक्सर जंगली पौधों व जानवरों से भिन्न होते थे। वे पौधे या जानवर चयनित किए जाते थे या तो जिनके बीमार होने की संभावना कम हो या फिर ज़्यादा बड़े दाने वाले अनाज चुनते थे और बीज संभाल कर रखते थे। जो बसने की प्रक्रिया में क्या आता है, पौधे उगाना या जानवरों की देखभाल करना। और वो ऐसे ही पौधे उगाते थे जिनसे मोटे दाने वाले अनाज हो, मोटे दाने वाले अन्न हो। ठीक है। और इसके अलावा जानवरों को भी उनको रखते थे कि जिनकी प्रजनन क्षमता अधिक हो और इसके साथ ही जो बीमार कम हो, जिनमें संक्रमण का खतरा कम हो। पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं। पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें से महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी व दक्षिण भारत में पाए गए हैं। तो जो पुरातत्वविद है, जब उन्होंने खोज की तो उन्हें कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले। ये कि जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि उन्होंने बीज वगैरह बटोरना शुरू किया, धीरे धीरे वो खेती करना शुरू कर दिया। पहले उन्हें कुत्ता, फिर ये सब जो पालतू जानवर हैं उनको पालने लगे और धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। तो इनके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी जगह थी, पश्चिमोत्तर और आधुनिक कश्मीर, पूर्वी और दक्षिण भारत। तो ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। एक तो पश्चिम उत्तर और दूसरा कश्मीर, ये तो है ही, और इसके साथ ही पूर्वी व दक्षिण भारत। ठीक है। अनाज के जले दानों के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्ज़ाम में, बुर्ज़होम क्या है। ठीक है, बुर्ज़होम है ना, जो कि आज का कश्मीर है, वो है कि लोग जो वर्तमान कश्मीर है वहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। तो क्या है बुर्ज़होम, कि जो कश्मीर में के लोग हैं वो गड्ढा खोदते थे और उसके नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। ठीक है। बुर्ज़होम क्या होता है फिर, बुर्ज़होम का मतलब हो गया ऐसा घर जो गड्ढे के नीचे बनाया जाता था। और ये बुर्ज़होम वर्तमान कश्मीर में मिले हैं और इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर व बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली हैं और ये आशंका जताई जाती है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह ही खाना पकाया जाता था। ठीक है। ओखली व मुसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता है। वो तो आज भी ऐसा ही है कि ओखली व मुसल का प्रयोग इन सब के लिए किया जाता है। नवपाषाण काल के पुरातत्वों से मिट्टी बर्तन मिले, कपड़े बुनने लगे, कपास की खेती। अब नवपाषाण काल के बारे में ये बता रहे हैं कि जो पुरास्थल मिले नवपाषाण काल के, उनसे मिट्टी मिली, बर्तन मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, कपड़े बुनने लगे थे वो, और कपड़े बुनने लगे थे तो सीधी सी बात है कि वो कपास की खेती उन्होंने जरूर शुरू की होगी। अब हम पढ़ते हैं मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो मेहरगढ़ क्या है, एक समतल स्थान है जो कि ईरान जाने वाले रास्ता है ना, जो बोलन दर्रे के पास, उसके पास है। मेहरगढ़ में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना व भेड़ बकरी पालना सीखा व चौकोर व आयताकार घरों के अवशेष मिले। तो मेहरगढ़ से क्या क्या मिला है, मेहरगढ़ एक तो सबसे पहले हमें ये जगह याद रखनी है, कहाँ है, ईरान जाने वाले रास्ते के आसपास, और समतल है। इसके अलावा गेहूँ जो उगाना शुरू किया था, और उसके बाद इन्होंने भेड़ बकरी पालना शुरू किया और चौकोर व आयताकार घर
बनाए जाते थे यहाँ, हमें ऐसे अवशेष मिले हैं। और जो ये घर बनाए जाते थे उनमें 4 या 5 कमरे होते थे। और लोगों की यह आस्था थी कि जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी जीवन होता है, और इसी कारण उन्होंने कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी वो रखते थे। मेहरगढ़ में एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। अब पढ़ते हैं एक नवपाषाणिक पुरास्थल के बारे में। ठीक है, एक नवपाषाणिक पुरास्थल मतलब नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक है चतालहयुग, जो कि तुर्की में है। उस समय तक पहिए का विकास नहीं हुआ था। लोग जानवरों या खुद की पीठ पर लादकर सामान ले जाया करते थे। सीरिया से चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ और मध्य सागर की सीपियाँ लाई जाती थी। तो हम पढ़ रहे हैं नवपाषाण काल का एक विशेष पुरास्थल जो कि तुर्की में है, चताल, और यहाँ के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसके अलावा ये बताया गया है कि उस समय जब पहिए का इतना विकास नहीं हुआ था तो लोग या तो जानवरों की पीठ पर या खुद की पीठ पर सामान लाद कर ले जाया करते थे। और सीरिया से चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ लाई जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अध्याय 3। ठीक है, उससे अगली में करेंगे 4th 5th, ऐसे हम सिक्स क्लास की NCERT को कंप्लीट करने के बाद क्लास 7th की NCERT करेंगे। और ये हम हिस्ट्री का पोर्शन कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू।